Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and today we are going to discuss about democracy in India। देखो ये वीडियो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये डीलिमिटेशन से कैसे करेक्ट करता है वो बताते हैं। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे बहुत ही जल्दी। देखो भाई, एडिट मुझे करना आता नहीं, इफेक्ट करना आता नहीं, लेकिन एक ऐसा ट्रुथ आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत क्वेश्चन रेज कर जाएगा। दो क्वेश्चन से डील करेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहला ये कि क्या इंडिया एक ट्रूली अ डेमोक्रेसी है, और इसमें मैं वो बातें नहीं करने वाला हूँ क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, सरकार तानाशाह है या ये है वो है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में डीलिमिटेशन से कैसे डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा धब्बा लग रहा है उसकी बात करने वाले हैं। और दूसरा है कि कैन टू मच डेमोक्रेसी हार्म इंडिया, क्या बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी भी इंडिया को हार्म कर रही है। और इसका मैं आपको एक स्पॉइलर दे देता हूं कि इसका आंसर यस होने वाला है। कैसे होगा ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे डेमोक्रेसी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया एंड टू मच डेमोक्रेसी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इज वेरी हार्मफुल, और इसीलिए डीलिमिटेशन नहीं हो रहा है, और कैसे ये पहले से कनेक्टेड है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है ताकि ये ना हो पाए। इसको लेके चलेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि डेमोक्रेसी होता क्या है। सबसे बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का होता है कि हर व्यक्ति का वोट इक्वल हो। मतलब एक व्यक्ति एक ये किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इसको एक वोट मिलेगा, एक वोट। और सिर्फ यही नहीं, इसके वोट की कीमत भी बराबर होगी। तो ऐसा नहीं है कि अंबानी का एक वोट जो होगा वो किसी गरीब व्यक्ति के 1000 वोट के बराबर होगा, किसी 1000 व्यक्तियों के वोट के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज, लोगों का राज मतलब कि हर व्यक्ति का इक्वल अधिकार है। इसीलिए जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का होता है वो होता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कि अगर किसी देश में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लो कि किसी देश में 10,000 लोग हैं और पार्लियामेंट में उनको 10 लोगों को भेजना है, तो 1,000 लोग एक व्यक्ति को भेजेंगे। इस तरीके से एक 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 सब लोग एक एक को भेजेंगे और 10 लोगों को भेज देंगे। मतलब सिंपल है कि उन लोगों को इक्वल अधिकार है कि वो अपने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजें। 10,000 लोगों को 10 लोगों को भेजना है तो एक व्यक्ति एक 1,000 लोग करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है, लेकिन डीलिमिटेशन को ना कर करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये चीज़ हटा दी गई है। अगर मैं आपको एक ट्रुथ बताऊं तो ये मेरे पास डेटा है। उत्तर प्रदेश के 30 लाख लोग एक एमपी चुनते हैं और केरला के 17 लाख लोग एक एमपी चुनते हैं। मतलब केरला के 17 लाख लोग जो हैं वो यूपी के 30 लाख लोगों के बराबर हैं। अब ये जो एक एक एमपी जा रहा है, ये पार्लियामेंट में जब बैठता है जाके और ये किसी मुद्दे पे वोट करता है, तो इसकी तो वोटिंग जो भी वोट कर रहा है उसकी तो वैल्यू बराबर है ना। तो मतलब कि 30 लाख लोगों की आवाज उत्तर प्रदेश की अगर वो हैं तो पार्लियामेंट में जितनी है उतनी ही 17 लाख लोग जो केरला के हैं उनकी आवाज है। ये डेमोक्रेसी के इस बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जा रहा है कि अगर 10,000 लोग हैं, इक्वल वोट है उनका, इक्वल वोट की उनकी पावर है, 10,000 लोग हैं, 10 लोगों को भेजना है तो एक एक भेजेंगे, एक 1,000 लोग एक एक भेजेंगे। सिंपल सी बात है। अगर अगर 30 लाख लोग यूपी के एक आदमी चुन रहे हैं और केरला के 16-17 लाख लोग एक आदमी चुन रहे हैं, तो यूपी के एक आदमी के वोट की कीमत केरला के एक आदमी के वोट के बराबर नहीं है। या फिर ये कहें कि अप्रॉक्स तरीके से देखा जाए तो ये है कि केरला का एक आदमी यूपी के 2 आदमी के वोट के बराबर है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता था ये डेमोक्रेसी लाओ? नहीं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, डीलिमिटेशन का प्रावधान किया था। और उस डीलिमिटेशन का मतलब ये था कि दिल्ली में 10 लाख लोग हैं, मान लीजिए बेंगलोर में 10 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग बेंगलोर से दिल्ली चले आए, अब यहां पे 15 लाख लोग हो गए, बेंगलोर में सिर्फ 5 लाख लोग बचे हैं। अब इन 5 लाख लोगों और 15 लाख लोगों के कारण अब मान लो दोनों को 10-10 सीटें पहले मिली थी जब वो 10-10 लाख लोग थे, लेकिन अब क्योंकि यहां पे 15 लाख हो गए तो यहां पे 15 सीटें कर दी जाएंगी 10 साल बाद और यहां पे 5 सीटें कर दी जाएंगी। ये डीलिमिटेशन था। क्यों? क्योंकि सब व्यक्ति का वोट बराबर है, हर व्यक्ति का वोट बराबर है। लेकिन सरकार 1976 के बाद से, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कोई मिली जुली रही हो, उसने पहले 42nd अमेंडमेंट लाए, फिर उसके बाद 84th अमेंडमेंट लाए। ठीक है, इससे क्या कर दिया, डीलिमिटेशन 2026 तक कर दिया है। इससे क्या हो गया है अब कि 30 लाख लोग जो यूपी के हैं वो 17 लाख लोग केरला के बराबर हो गए हैं।
मतलब यूपी के लोग सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। ये हो गया इससे। और सबसे बड़ी बात कि ये कैसे हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला के हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट ला रहा है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो कि ये, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि इक्वल वोट जो होगा सबको मिलेगा और उसकी वैल्यू इक्वल होगी, ये डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। और इसके खिलाफ जाके आप डिलिमिटेशन नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला के नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी तो आएगी। डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कभी पीछे नहीं हटेगा ये बात कहने में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? क्या ये दोनों अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के कारण? बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं इसके कारण। क्या ये दोनों अमेंडमेंट से जो 32 लाख लोग यूपी के, 17 लाख लोग केरला के बराबर कर दिए गए हैं, क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है? और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके आप ये काम कर रहे हैं। तो जुडिशरी क्या कर रही है? क्यों अभी तक इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए ये नहीं कहा गया कि आप डिलिमिटेशन पहले कराइए? और आज का डेटा नहीं यूज करते हैं ये लोग 1971 का डेटा कर रहे हैं। आज से करीब करीब 29, मान लीजिए 54 साल पहले से कितना डेमोग्राफी चेंज हो गया है। और वही दिखता है, 32 लाख लोग 17 लाख के लोग बराबर आपने कर दिए हैं। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉलिटिक्स के कारण नहीं कर रहे हैं। अब तो पहला क्वेश्चन तो जो यही हम लोग ने आंसर करने वाले थे कि भाई इज इंडिया ट्रूली अ डेमोक्रेसी? तो सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो इंडिया फॉलो कर ही नहीं रही है डेमोक्रेसी में। लोगों के वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इंडिया डेमोक्रेसी तो नहीं है। अब दूसरी बात आ जाती है कि कैन टू मच डेमोक्रेसी हार्म इंडिया? अब मान दिया मैंने कि ठीक है, आपको सबको इक्वल अधिकार देना है, लेकिन केरला वाले लोगों की क्या गलती, साउथ वालों की क्या गलती कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग की? उनकी ये गलती है। मतलब आप अगर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि उत्तर प्रदेश वाले मान लो उन्होंने ज़्यादा बच्चे कर लिए, और जो दिखता है उत्तर प्रदेश हो, मैं उत्तर प्रदेश का खुद हूँ, बिहार हो, जो नदर्न इंडियन के स्टेट है उनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं। आप देखिए पॉपुलेशन बढ़ती है। साउथ वालों ने फैमिली प्लानिंग की। तो अब क्या हो जाएगा अगर डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करते हैं? अगर हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ जाएंगी, उनका से जो है पार्लियामेंट में बढ़ जाएगा, जबकि साउथ वालों का नहीं बढ़ेगा। तो उनको क्यों पनिश किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर ली है। और ये कब तक कितना सही है ये? क्योंकि फिर तो ये बात होगी कि कोई एक कम्युनिटी हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे एरिया हो, वो कहेंगे कि ऐसा करते हैं कि ठीक है कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है उसको हटाओ, हम लोग बच्चे पैदा करते हैं। कई हम लोग ने सुना है रैलियों में कहा जाता है कि आप 15 बच्चे पैदा करिए। हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो पागल हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, वो यही देख रहे हैं। वो जानते हैं आज की तारीख में अगर आप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे चल के इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, और इक्वल वोट इक्वल वैल्यू की बात करें, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान ये मिलके सरकार बनवा सकते हैं सेंटर में, और बाकी सब स्टेट चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, इररेलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन अपनी बढ़ा ली है। इसी तरीके से रिलीजन वाला हो जाएगा, इसी तरीके से कोई कास्ट वाला कर सकता है, इसी तरीके से कोई और कम्युनिटी कर सकता है, आइडियोलॉजी कर सकता है कोई। बच्चे ज़्यादा पैदा करो और डेमोक्रेसी में आपको वोट ज़्यादा होंगे, आपके लोग ज़्यादा सुनेंगे। तो क्या इंडिया के लिए इतनी डेमोक्रेसी सही है? ये भी क्वेश्चन एक सामने आ रहा है। खैर, आप लोग इसका अपना आर्गूमेंट दीजिए, लेकिन मेरा जो आर्गूमेंट है वो सबसे बड़ा ये है कि ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, चाहे वो 84th हो और चाहे वो 42nd हो, ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि ये लोगों के वोटों की वैल्यू जो है उनको कम करने का काम कर रहे हैं। किसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की कम है। एक सेक्शन को, एक जगह के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बना रहे हैं एज फार एज द वैल्यू ऑफ देयर वोट इज कंसर्न। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ये अभी तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए था। देखो, हो सकता है आप इस बात से एग्री ना करें जो भी मैंने कहा, और मैं बना रहा था तब मैंने सोचा भी कि क्या ये जरूरी है बनाना, क्योंकि ये मेरे विचार थे। लेकिन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप सिर्फ वो मत सुनिए जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप सिर्फ वो मत सुनिए जो और लोग कह रहे हैं। आपको अपनी भी दिमाग लगाना है। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि ये दोनों कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि कोई भी डिलिमिटेशन पे इस पर्सपेक्टिव से बोलता ही नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है अगर आप डिलिमिटेशन बार बार बढ़ा रहे हैं। तो एक इंडिपेंडेंट आप थॉट डेवलप करिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करिए। आप मेरी बात से मत एग्री करिए, कमेंट में बताइए कि क्यों मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी वही बात याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि हर व्यक्ति के वोट की इक्वल पावर है। अगर आप लोकसभा में जा रहे हैं तो लोकसभा में कहीं भी डिवाइड नहीं है कि ये स्टेट इतनी है, ये यूपी के बैठेंगे, यहाँ पे एमपी के बैठेंगे। वहां पर एमपी बराबर है, चाहे वो केरला का हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो।
दोनों का एमपी बराबर है, और अगर दोनों का एमपी बराबर है, वो वहां वोट करेगा तो उसकी वैल्यू बराबर है, तो फिर दोनों को चुनने वाले भी बराबर होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और कोई अगर आपको ऐसा चाहिए ना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें भी ऐसे बहुत फ्लॉज हैं, बहुत डॉक्ट्रिन है, ऐसे फ्लॉज हैं। अगर आपको बताइएगा, अगर आपको चाहिए मैं तो लेके आऊंगा, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, अरे वी आर लॉयर्स यार, वी आर लॉयर्स, वी शुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप क्यों नहीं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर रहे हैं। सरकार से तो सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ क्वेश्चन लॉयर पूछ सकता है, क्योंकि उसको लॉ पता है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो नैरेटिव ड्रॉ कर रहे हैं और वो हम लोगों को लॉ पे पढ़ाते हैं। अरे वी आर लॉ स्टूडेंट्स यार, वी शुड कम इनटू पॉलिटिक्स एंड टॉक अबाउट लीगल इश्यूज।